बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हाफिज साद रिजवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरीपुर जो वाक़या हुआ तहरीक लब्बैक के साथ जो जुल्म हुआ उसकी पूरी तफसील उसने मीडिया के सामने रख दी, सवालों के जवाब भी दिए। लेकिन वहां हाफिज साद रिजवी साहब ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उस गलती की वजह से 2 दर्जन से ज्यादा मीडिया नुमाइंदे होने के बावजूद तस्वीर में देखा जा सकता है कि 2 दर्जन से ज्यादा माइक वहां मौजूद थे। तो वो कौन सी गलती हाफिज साद रिजवी साहब ने की कि 2 दर्जन मीडिया नुमाइंदे होने के बावजूद हाफिज साद रिजवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मीडिया की जीनत नहीं बनाया गया, हमेशा की तरह मीडिया ने उसको नहीं दिखाया। हाफिज साद रिजवी साहब की वो गलती आप लोगों के सामने रखते हैं। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने हाफिज साद रिजवी साहब की वो सबसे बड़ी गलती दिखाता हूं जिसकी वजह से मीडिया ने उस खबर को, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं दिखाया, और उसके बाद जो हरीपुर का वाक़या है वो तफसीली आप लोगों के सामने रखूंगा कि हाफिज साद रिजवी साहब ने उसकी तफसील कैसे बताई। सबसे पहले नाज़रीन, आप लोग देख रहे होंगे कि एक तस्वीर आप लोगों के सामने होगी कि जब हाफिज साद रिजवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो इसके जितने भी नज़दीक बैठे हुए थे सब सहीउल अकीदा सुन्नत मुताबिक उनकी दाढ़ी थी, इमाम शरीफ बांधे हुए थे, मजहबी थे, आलम दीन थे। ये सबसे बड़ी गलती है हाफिज साद रिजवी साहब की, क्योंकि हाफिज साद रिजवी साहब ने अपने साथ कम अज कम 2-3 आदमी, नहीं तो 2 आदमी कम अज कम ऐसे बिठाने थे जो क्लीन शेफ होते, जिनके ऊपर 2 या 3 करप्शन के केस होते, शराब और कबाब के ऊपर यकीन रखने वाले होते, और 2-3 पार्टियां कम अज कम वो चेंज करके यानी कि लोटे होते। इस किस्म के आदमी अगर साद रिजवी साहब के साथ 2 होते तो यकीनन मीडिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरूर दिखाता। पहले जो मैं वीडियो में जिक्र कर गया हूं कि हराम हलाल का फर्क है कि मीडिया क्यों नहीं दिखाता है। अब नाज़रीन, बात करते हैं कि हाफिज साद रिजवी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी तफसील उस लोगों ने बता दी। हाफिज साद रिजवी साहब ने साथ में उसने वो उन लोगों के खदशा भी दूर कर लिया कि जो लोग, जो तहरीक लब्बैक के मुखालिफ लोग ये खदशा ज़ाहिर कर रहे थे या ये जवाब पेश कर रहे थे कि तहरीक लब्बैक के ऊपर पुलिस ने फायरिंग नहीं किया है, मालूम नहीं कौन थे फायरिंग करने वाले, या तहरीक लब्बैक के अपने लोग भी कुछ ये खदशा ज़ाहिर कर रहे थे यार हो सकता है कि किसी तीसरी कुव्वत ने फ़ायदा उठाया हो। जैसा कि मैंने पहले दिन वीडियो में बताया था कि वहाँ देवबंदी फैक्टर भी मौजूद है, हो सकता है किसी तीसरी कुव्वत ने फायरिंग करके यानी कि इसको हवा देने की कोशिश की हो, लड़ाने की कोशिश की हो, मुल्क में ये अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई हो, तो ये भी मुमकिन है किसी तीसरी कुव्वत ने इसके ऊपर यानी किया। ये सब कोई जो नफी किया है वो हाफिज साद रिजवी साहब ने किया है। हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा है कि ये एक प्री प्लान मंसूबा था। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब मैंने पहली वीडियो भी बनाई थी तो उसमें मैंने बता दिया था आप लोगों को कि जो हरीपुर वाक़ये में जो तहरीक लब्बैक के साथ हुआ है या पहले जो तहरीक लब्बैक के कारकुनों के ऊपर जुल्म हुआ है, तो ये 2 केस अलग नोयत के हैं, काफ़ी ये डिफरेंट है। ये जो हरीपुर वाला है ये पहले वाले तहरीक लब्बैक के साथ जो जुल्म उसके साथ नहीं मिलाया जा सकता है। ये एक प्री प्लान मंसूबा था लाशें गिराने का और तहरीक लब्बैक को हवा देने का ताकि मुल्क में अफरा तफरी फैले और हम अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाएं। ये पहले से मंसूबा था। इसलिए साद रिजवी साहब कहता है कि जब हम जा रहे थे और हमारा जो प्रोग्राम था वहां जाने का, तो पहले से वहां 144 दफा लगा के एक हदूद मुकर्रर की गई कि इस हद से आप आगे नहीं आ सकते, वहां कंटेनर लगा के रोक दिया गया था। तो हाफिज साद रिजवी साहब कहता है कि हम जब जा रहे थे तो हमको रास्ते में ही मालूम हो गया कि ये एक प्री प्लान मनसूबा है और तहरीक लब्बैक के कारकुनों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होने वाली है। लिहाजा हम इस चीज को भांप गए थे। हमने 2 किलोमीटर पहले ही अपने जुलूस को रोक लिया, वहां खड़े होकर हमने तकरीरें की, दुआएं की और वहां से हमने प्रोग्राम लाया कि हमने वापस जाना है। दूसरी वीडियो में मैंने जब ये वाक़या हुआ उसकी दूसरी वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि जब वजीराबाद, जब इस्लामाबाद की तरफ तहरीक लब्बैक जा रही थी जहां अलामा खादिम साद रिजवी साहब मौजूद नहीं थे, तो वहां बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए थे, दीवारें बनाई गई थी, खड्डे काट के खोद के उसके अंदर पानी डाला गया था, करंट डाला गया था, लेकिन तहरीक लब्बैक की क़यादत ने ना अवाम को रोका और ना अवाम रुकने वाली थी। वो कहते हैं हमने जाना ही जाना है
तहरीक लबैक की अवाम नहीं रोक रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और उन्होंने उसके साथ मुआहदा करके यानी कि तहरीक लबैक को शर्तें मान के उनको वापस भेजा। लेकिन वहां साद रिजवी साहब की क़यादत में जुलूस क्यों पहले वापस आ रहा है कि ये एक प्री प्लान मनसूबा था अफरा तफरी फैलाने का, इसलिए साद रिजवी साहब ने 2 किलोमीटर पहले ही वो प्रोग्राम करके वो वापस आने का प्रोग्राम किया। और जो ही वो वापस हुए तो पीछे से गोली चलाई गई, जो साद रिजवी साहब कहते हैं। अब जो उसने नफी किया है ना कि भाई जो लोग ये कहते हैं ना कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई और या कोई तीसरा ताकत है, जो तीसरा फर्द है जो फायदा उठाना चाहता है, यानी कि हो सकता है कोई भी दहशतगर्द हो सकते हैं, दूसरे मसलक वाले हो सकते हैं, कोई भी आदमी इंतशार फैलाने के लिए पीछे से गोली चला सकता है। KPK का इलाका है, वहां हर किसी के पास पिस्टल होता है, ये मुमकिन है। लेकिन साद रिजवी साहब ने उसकी नफी कैसे किया है कि ये पुलिस वाले ही थे और ये KPK गवर्नमेंट का ही मंसूबा था। वो कैसे साद रिजवी साहब ने साबित किया? फिर बाद में उसने मीडिया को एक वीडियो भी दिखाई, जो पीछे से हमला हो रहा है वो मीडिया को वीडियो भी दिखाई। लेकिन उससे पहले दलील के साथ जो साद रिजवी साहब ने कहा है कि भाई जिन लोगों ने गोली चलाई वो पुलिस वाले ही थे, ये एक प्री प्लान मंसूबे के तहत ही गोली चलाई गई कि जब हम वापस आ रहे हैं हमने वो हदूद क्रॉस नहीं की, हम दफा 144 की खिलाफ वर्जी नहीं की, तो फिर हमारे ऊपर गोली क्यों चलाई गई? अब जो मुखालफीन इल्जाम लगाते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई जब इन्होंने खिलाफ वर्जी नहीं की, जब इन लोग अपनी उस हदूद से पहले ही वापस आ गए तो पुलिस को क्या जरूरत है गोली चलाने की? पुलिस तो तब गोली चलाती कि अगर ये पुलिस के साथ टकराव करते या दफा 144 की नफी करते या अंदर घुसने की कोशिश करते तो भी मानने की बात है कि वो पुलिस वाले उनके ऊपर गोली चलाते। लेकिन जब ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हम 2 किलोमीटर से पहले वापस आ रहे हैं तो पुलिस को क्या जरूरत है गोली चलाने की? तो अब वहां साद रिजवी साहब ये कहते हैं कि भाई अगर कि पुलिस वाले ने गोली नहीं चलाई, इंतजामिया का ये कार्रवाई नहीं थी, जब प्री प्लान मंसूबा नहीं था, जब हमारे अपने आदमी शहीद हो गए, किसी मीडिया ने इस खबर को ब्रेक नहीं किया। हम जिस अस्पताल में जाते हैं अस्पताल में हमारी बात नहीं सुनी जाती, और जो जख्मी हैं जख्मियों को बेड के ऊपर हथकड़ियां लगाई गई, पोस्टमार्टम करने की हमको इजाजत नहीं दी, इजाजत नहीं मिल रही थी कि इनकी पोस्टमार्टम, यानी कि बिल्कुल एक सुतेलों वाला, एक दुश्मनों वाला, एक दहशतगर्दों वाला सलूक किया गया तहरीक लबैक के कारकुनों के साथ। अगर वहां पुलिस उसमें मुलवस नहीं थी, इंतजामिया मुलवस नहीं थी या KPK गवर्नमेंट मुलवस नहीं थी, तो वो तो खुद आ जाते तहरीक लबैक की मदद के लिए कि भाई ये एक मिलाद पाक का जुलूस है, वो सही सलामत आए। उन्होंने कानून के मुताबिक अपना यानी कि कानून के दायरे में, आइन के दायरे में रख उन लोगों ने मिलाद का जुलूस निकाला और पीछे से किसी ने फायरिंग की तो वो KPK की जो पुलिस है, इंतजामिया है, वो पूरी तहरीक लबैक के साथ खड़ी होती, लेकिन वो पूरी तहरीक लबैक के खिलाफ खड़े हैं। तो इससे ये बात साबित होती है, वाज़ेह होती है कि ये जो मंसूबा था ये KPK गवर्नमेंट का ही था, इंतजामिया का था कि इनके आदमियों को शहीद करना है और मुल्क में अफरा तफरी फैलानी है। उसके बाद हाफिज साद रिजवी साहब क्या कहा है कि आदमी हमारे शहीद हुए, जख्मी हमारे आदमी हुए और पर्चे भी हमारे ऊपर दिए जा रहे हैं और अस्पताल में हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, कोर्ट में हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, कोई पुलिस हमारी बात नहीं सुनती है, मीडिया हमारी खबर नहीं सुनता है, तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि ये किसी तीसरी कुव्वत ने इसके खिलाफ यानी कि हरकत की है या तीसरी कुव्वत ने फायदा उठाने की कोशिश किया है? तो लिहाजा नाज़रीन इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि साद रिजवी साहब ने ये साबित किया है कि भाई ये जो मंसूबा था ये एक प्री प्लान मंसूबा था, ये कोई सानिया नहीं हुआ कि जैसे अक्सर जुलूसों में कोई वाकया हो जाता है, कोई भाग दौड़ मच जाती है या कोई दहशतगर्द किस्म के या शरारती किस्म के लोग आके कोई ऐसा कर देते हैं, ऐसा नहीं है। और साद रिजवी साहब कहता है कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं पुलिस वाले गोली चला रहे हैं, और वो जो सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और पुलिस ऑफिसर की जो ऑडियो कॉल लीक हुई है उसमें भी यही बात सेक्रेटरी दाखिला कह रहा है कि आपने 2-3 आदमियों को ऊपर नीचे कर देना है, हम संभाल लेंगे। तो नाज़रीन ये कौन लोग थे? ये आप लोगों ने फैसला करना है कि KPK गवर्नमेंट और वहां की इंतजामिया वो क्यों तहरीक लबैक के कारकुनों को शहीद करना चाहती थी, उससे क्या मकासद उनके हासिल करने थे। और साद रिजवी साहब ने वाज़ेह कर दिया है कि ये चाहते थे कि तहरीक लबैक पूरे मुल्क में एहतजाज करें, फिर इनके आदमियों को शहीद किया जाए और पाकिस्तान में एक फिरका वरानियत की सूरत हाल पेश की जाए, जो हमको पहले ही मालूम हो गया। लिहाजा हमने 2 किलोमीटर पहले ही हमने तो रुकने का फैसला किया, उसके बाद हमने जाके वापस आ रहे थे जब हमारे साथ इन लोगों ने जुल्म किया और हमारी कोई बात सुन नहीं रहा है। ये सब
تفصیل بتائی حافظ سعد رضوی صاحب نے میڈیا کو. پھر میڈیا والے نے سوال کیا سعد رضوی صاحب کے اوپر. اس سوال میں سب سے پہلا جب سوال کیا گیا سعد رضوی صاحب کے اوپر یہی سوال کیا گیا کہ بھائی ایک تو آپ وہاں گئے کیوں, کس لیے گئے؟ آپ نے وہاں جا کے چیلنج کیا وہاں کی انتظامیہ کو. وہاں کی انتظامیہ وہاں دفعہ 144 تھا تو آپ لوگوں کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا. تو سعد رضوی صاحب کہتا ہے کہ بھائی جہاں سے وہ حدود شروع ہوتی ہے دفعہ 144 کی, یا جہاں سے وہ ہم کو وہاں کی انتظامیہ سے ہم اجازت لے کے گئے تھے, ان لوگوں نے ہم کو اجازت دی تھی کہ آپ آؤ اور اس حدود کو آپ لوگوں نے کراس نہیں کرنا ہے, اس حدود سے پیچھے رہ کے آپ نے جلسہ کرنا ہے, میلاد پاک کا جلوس نکالنا ہے, جو کچھ بھی کرنا ہے کرو, لیکن یہ حدود آپ لوگوں نے کراس نہیں کرنی ہے. تو سعد رضوی صاحب کہتا ہے کہ جب ہم نے وہ حدود ہی کراس نہیں کی, دفعہ 144 کی خلاف ورزی نہیں کی, سب لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان نے راولپنڈی میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی بھی کی, اس کے اوپر کیس بھی ہوا, آخر بعد میں اس کو بری بھی کر دیا گیا, سب لوگوں کو معلوم ہے. لیکن تحریک لبیک نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی بھی نہیں کی اور ان کے آدمی کو بھی شہید کیا گیا اور انہی کے لوگوں کے اوپر پرچہ دیا گیا, کیونکہ یہ جنگل کا قانون ہے. جنگل کے قانون میں ایسا ہوتا ہے, یعنی کہ انسانوں کے بستی میں ایسا نہیں ہوتا ہے. دوسرا سعد رضوی صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے میڈیا کو, سب لوگوں کو میڈیا بغیرت کہتے ہیں, سب والے جو میڈیا والے ہیں وہ بغیرت ہے. آپ نے یہ کہا آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. اگر آپ نے کسی میڈیا چینل یا کسی صحافی کے اوپر آپ کو غصہ ہے تو سب کو نہیں کہنا چاہیے. تو حافظ سعد رضوی صاحب تو وہاں سوال کا جواب گول مول کر گئے, اور اس کو کرنا ہی چاہیے کیونکہ اس کو میڈیا کی ضرورت ہے. وہ نہیں چاہتا ہے کہ میڈیا میں سامنے سوال کے اوپر ان کو ایسا جواب دیا جائے. تو حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ فلاں حامد میر ہو گیا اور فلاں ہو گیا, انہوں نے کہا اچھا ہوا ہے تحریک لبیک کے ساتھ وغیرہ وغیرہ, آپ لوگ ہمارا وہ نہیں دکھاتے, ٹاک شو نہیں دکھاتے. لیکن میں جواب دیتا ہوں کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے ہی ٹھیک کہا ہے. اس نے تو صرف بغیرت کا لفظ استعمال کیا. میں تو ہوتا تو میں پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا کیا القاب سے میں نوازتا, کیونکہ جتنا بھی میڈیا ہے کوئی تحریک لبیک کی خبر نہیں دے رہا ہے. چلو ہم مانتے ہیں کہ جو میڈیا والے ہیں وہ مجبور ہیں, وہ پیمرا کے ہاتھوں مجبور ہیں یا گورنمنٹ کے ہاتھوں مجبور ہیں, یا کوئی بھی طاقت ہے جو ان کو یہ خبر بریک کرنے سے روک رہی ہے. لیکن سب بغیرت جتنے بھی صحافی ہیں ان کے اپنے یوٹیوب چینل ہیں, ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ یوٹیوب چینل میں کچھ بھی بول سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں بولتے. بات وہی میرے والی ہو گئی کہ حرام حلال کا فرق ہے. صرف پی ٹی آئی نہیں, پورے جو ایلیٹ کلاس جو حرام لوگ ہیں, حرام کمائی کے اوپر ان کا بھروسہ ہے, جو موج مستی کرنے والے ہیں, جو اس گندے سڑے نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں جو مذہبی طبقہ ہے وہ آگے. اور اسی کا ذکر حافظ سعد رضوی صاحب نے بھی کیا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی نہیں چاہتا ہے, چاہے وہ میڈیا ہے, چاہے وہ سیاستدان ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے, کوئی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں مذہبی طبقہ آ گیا ہے. اور سعد رضوی صاحب نے مذہبی طبقے کا ذکر کیا, اور بعد میں اس نے کہا ہے کہ تحریک لبیک کا نام لیا ہے کہ کوئی بھی مذہبی طبقہ, عالم دین ہو گئے, مدرسے کے بچے ہو گئے یا تحریک لبیک, کوئی بھی یہ نہیں چاہتے کہ یہ سامنے ہے. باقی سعد رضوی صاحب پر یہ سوال کیا گیا کہ بھائی آپ کا آگے کا لائے عمل کیا ہے. تو سعد رضوی صاحب نے کہا ہے, پہلے تو اس نے کہا ہے کہ ہم کیا آگے کا لائے عمل دیں, آج ہم احتجاج کی کال کریں گے, پھر ہمارے 10 آدمیوں کو شہید کر دیں گے, ہم کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. عدالت ہماری بات نہیں سنتی ہے, پولیس ہماری بات نہیں سنتی ہے. اس نے وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, سب منسٹروں کو, آرمی چیف کو, چیف جسٹس کو, سب کا نام لے کے سعد رضوی صاحب نے التجا کیا کہ بھئی ہم کس کے پاس جائیں, کیوں ہم کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. اور یہ پورا میڈیا ریکارڈ کر رہا ہے, لیکن کسی میں غیرت نہیں ہے کہ وہ حق کی آواز کو بلند کرے, نہیں کر رہے. پھر حاضر سعد رضوی صاحب نے آگے عمل کے لیے بتایا کہ ہمارا ایک مجلس شورا کا اہم اجلاس شروع ہونے والا ہے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہم نے کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے. لیکن میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ جو بھی تحریک لبیک کی طرف سے فیصلہ آئے گا وہ عمران خان کا یہ جو ٹوپی ڈرامہ اور یہ جو سرکس شروع ہونے والی ہے اس کے بعد ہی آئے گا. کب آئے گا, کیسے آئے گا, مجھے ایسے لگتا ہے. تو ناظرین, یہ سعد رضوی صاحب نے اپنی دہائی پاکستانی قوم کے سامنے رکھ دی ہے. میڈیا دکھاتا نہیں ہے, ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, ہم سے جو ہو رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے حقیقت رکھ رہے ہیں. اور سب سے بڑی تحریک لبیک کی حق کی ہونے کی دلیل ہی یہی ہے کہ پورا مافیا ایک سائیڈ میں کھڑا ہو گیا اور تحریک لبیک تن تنہا کھڑی ہے. ظلم بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے, زیادتی بھی ان کے ساتھ ہو رہی ہے, پرچی بھی ان کے اوپر دیے جا رہے ہیں,
اور الزام ہی انہیں کے اوپر لگایا جا رہا ہے. اس سے بڑی اور دلیل کیا ہے ان لوگوں کے حق پہ ہونے کی؟ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.